नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथिक एनलाइटन में। आज मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा ऑडियो केस है जिसको मैं सॉल्व कराना चाहता हूं, क्योंकि हम जब किताबों में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, रूब्रिक्स पढ़ते हैं, तो हम अपने हिसाब से उसकी एक्सप्लेनेशन निकालते हैं और एक्सप्लेनेशन हमको समझ भी आ जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमको समझ आ गई है, क्योंकि रूब्रिक्स को रटना कोई मुश्किल काम नहीं है। ना भी रटे जाएं तो कम से कम हम अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा उनको आसानी से ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर क्या रूब्रिक है और उसके आगे कौन सी दवाई दे रखी है। 8-10 रूब्रिक डाल के हम दवाई निकाल भी सकते हैं। लेकिन समस्या आती है कि पेशेंट जब आता है और वो कुछ बोलता है, तो उस भाषा को हम, उस एक्सप्रेशन को, वो किस अंदाज में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसको रिपर्टरी की भाषा में कन्वर्ट करने में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आती है। और यही होम्योपैथी का प्रैक्टिकल पार्ट है, जहां हम ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए सही दवाई का चुनाव करने में असफल हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की है, मतलब जो भी अपने मरीज़ हैं जिनसे मैं टेलीफोन पर केस लेता हूं जिनके, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी आवाज़ का इस्तेमाल मुझको करने दें, ताकि मैं आप लोगों को जिस भाषा में पेशेंट बोलता है, जो उसकी भाषा में उतार चढ़ाव होता है, जो उसका स्टाइल होता है, क्योंकि उस स्टाइल से, उस तरीके से ही उसकी मन की भावना हमको समझ आती है, फीलिंग समझ आती है। और वो फीलिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है, ना कि उसके द्वारा बोले गए शब्द। वो बोलकर भी बता सकता है और आपको बिना बोले भी अपने आप को वो एक्सप्रेस कर सकता है। तो ज़रूरी होता है कि हमको ये जानना कि उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, और जो दिल में चलता है, जो उसकी भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है, वो अगर हम रूब्रिक में कन्वर्ट करें तो वो प्रिस्क्राइबिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ना कि जो उसकी बुद्धि में चल रही होती है। जो इंटेलिजेंटली रिएक्शंस होती हैं वो उतनी ज़्यादा प्रिस्क्राइबिंग इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं जितनी कि इमोशनल रिएक्शंस रखती हैं मरीज के लिए दवाई को सेलेक्ट करने के लिए। तो लेकिन वो आपको पेपर पे लिख के अगर हम बताएं, या मैं भी अपनी भाषा में बोलकर बताऊं, तो उतनी अच्छी एक्टिंग कभी भी कर नहीं सकता जिसके द्वारा आप उसको समझ सकें कि ये मरीज ऐसे बोलेगा तो हम इसको इस किस्म से रूब्रिक ले लेंगे। तो इसलिए मैंने इस पेशेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी भाषा का इस्तेमाल, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल मुझे करने दो, और उन्होंने इजाज़त दी है। तो मैं अब आपको जो आवाज़ सुनाऊंगा वो पेशेंट की आवाज़ होगी। आप उसे ध्यान से सुने, बार बार सुने, ताकि आप उसकी फील को समझ सकें कि मैंने किस वर्ड पे किस तरीके से उसकी टोटल फील को कैसे रूब्रिकों में कन्वर्ट किया और दवाई का सिलेक्शन कुछ ही सेकंड्स में कर लिया। सर गुड इवनिंग। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर, आपने मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले मैंने आपसे बात करी थी, तब आपने मुझे दवा दी थी। 1 मिनट में स्लिप निकाल लूँ जरा। हाँ जी। मुझको ऐसे याद नहीं रहता ना, केस बहुत सारे होने से। हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा, आपको मैंने 3 मार्च को दी थी दवाई। जी जी 3 मार्च को दी थी। हाँ, तो अब आप बताइए। जी मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं लगा सर उससे। अरे तो आपको इतने दिन थोड़ी वेट करना होता है। ये आपने क्या सोच के किया था मतलब? नहीं सर, सच बताऊं तो मैंने बीच में भी मेडिसिन ली थी। हाँ, क्या क्या लिए, कोई बात नहीं, बता। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था। नहीं तो मैंने ना क्या? तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं लग रहा है, मुझे कुछ 2 में से चला नहीं जा रहा। मैंने आपसे कहा था सर, मेरे को ओपीडी में बहुत तकलीफ होती है पेशेंट देखने में। अच्छा, तो मैंने अच्छा। हाँ, तो मैंने इनसे बोला कि मुझे दवा दो, तो इन्होंने मुझे लैकेसिस दी, पेरीमिनोपॉजल एज सोच के और सिम्टम्स कुछ मैच करके। और लैकेसिस 200 से मुझे थोड़ा सा फर्क लगा, ऐसे कि मेरे को थोड़ा बहुत शूटिंग पेन्स हो रहे थे, वो कम हो गए।
हाँ तो इन्होंने बोला कि रिपीट करके देखो ज्यादा हाई पोटेंसी में, तो हाई पोटेंसी भी दी उसकी, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं हुआ। और आज तो मेरे को इतना पेन है, अभी लेबर एक कंडक्ट करवा के आ रही हूँ मैं, हाँ थक गई मैं। तो दवाई का नाम आपको पता लग गया है। अब कैसे मैं इतनी जल्दी इस नतीजे पर पहुंचा, ये पहले तो मैं आपको रूब्रिक बता देता हूं और फिर आप उन रूब्रिकों का एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, रूब्रिक का फॉलोअप भी बताऊंगा। लेकिन इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया ये जानना ज़रूरी होता है। तो ये तभी संभव है कि जब हम मेडिसिन को बहुत ही सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर समझ लें, ना कि जो किताबों में मोटा मोटा ग्रॉस वर्णन दिया हुआ है। सभी ने जितनी भी बुक्स हैं होम्योपैथी की, वहाँ उतनी गहराई में वर्णन होता नहीं है। उसको आपको खुद समझना होता है और उसे समझने के लिए स्पिरिचुअल होना जरूरी होता है। तो वो डीप अंडरस्टैंडिंग, जो सटल अंडरस्टैंडिंग है, मैं उससे समझता हूँ हर रूब्रिक को। फिर रूब्रिक्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता हूँ। इंटरकनेक्ट करने के बाद मैं फिर सारी टोटल जो फील आती है रेमेडी की, उसको समझता हूँ। एक जर्नी हो जाती है बड़ी छोटी सी, 2-3 मिनट की जर्नी में सारा मेडिसिन डिस्क्राइब हो जाती है। तो वो मेरे दिमाग में होती है, तो उसका इस्तेमाल मैं करता हूँ जब रोगी से बात करता हूँ, उसके बेस पे सेलेक्ट किया जाता है। तो अभी मैं आपको रूब्रिक दिखा रहा हूँ जो मैंने इस केस में लिए थे। द रूब्रिक्स आर डिसकंसर्टेड, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी, हेडेक ड्यूरिंग। इन रूब्रिक्स के आधार पर इसको एक इग्निशिया चुनी गई है। लेकिन जो टोटल फील है इसकी पेशेंट की, इसके आधार पर बहुत सारे और भी रूब्रिक बनाए जा सकते हैं। तो वो मैं बाद में आपको केस के एनालिसिस के बाद समझाऊंगा। तो अभी हम देखते हैं कि दवाई खाने के विद इन फ्यू मिनट्स, 3-4 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट्स, पेशेंट के अंदर क्या बदलाव आया। अब मैं वो आपको सुनाता हूँ। पेशेंट का पहले अपना वर्जन होगा और उसके बाद उसके हस्बैंड का वर्जन होगा कि वो कितने एक्साइटेड हैं इम्प्रूवमेंट को देखकर। तो ये होती है असली होम्योपैथी। सर गुड इवनिंग। हाँ बोलो, कुछ वो सर सर हुआ? मुझे नहीं, काफी फर्क है सर, अराउंड 60% रिलीफ हो गया। मुझे जो एक्यूट थ्रॉबिंग हो रहा था ना, पेन हो रहा था पैरों में, वो चला गया। हाँ। अभी आई एम वॉकिंग अराउंड, मुझे वो हल्का पेन तो रह ही जाता है। नहीं, वो तो फिर जब वो तो एक अंदर से सारा फीलिंग नहीं होगी। पर आप, मुझको समझ नहीं आ रहा, आप होम्योपैथी समझती हो तो इसलिए आपने मेरे से बात नहीं करी थी। हाँ जी 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 सर, क्या बोल रहे हैं? आपने 2 महीने कितना टाइम निकाल दिया? 1.25 महीना नहीं सर, एक महीना, हाँ 1.25 महीना निकला सर, लेकिन वो बीच में थी मुझको। नहीं तब मैंने डेली। चलो खैर, पर होम्योपैथिक दवाई आपने देख लिया ना अब कैसे करती है। अरे सर, आज कोई डांटा है? सुबह दोपहर से चिल्ला रही हूँ। मैंने बोला आप लोगों की होम्योपैथी बकवास है, कुछ काम करती नहीं है। इतने महीने से अटकी हुई हूँ मैं पैरों में, मैं कुछ नहीं करने वाली। अब मैं हिलने डुलने वाली, जिसको जो करना है करो। मैं चिल्ला ही रही हूँ आज दोपहर से बैठी हुई। हम ही बकवास है ना, इसका मतलब तो होम्योपैथी थोड़ी बकवास है। वही वो बोल रहे थे, बोलते हम लोगों को हमारा फेलियर है, कोई होम्योपैथी नहीं फेलियर। मैंने तो आप लोग होम्योपैथी पढ़ के तो आते हो, उसके भरोसे कब से बैठी हुई हूँ मैं। पढ़ के आते हैं, पर वो एक्चुअली समझ नहीं आती ना, होम्योपैथी बहुत डीप है। सर मुझे पता है सर, मुझे भी पढ़ाते हैं और इतने सालों से थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हो गया है। लेकिन आज तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा सर, बैठे बैठे थ्रॉबिंग हो रहा था मेरे पैरों। देखो, हमने तो आपसे 2 मिनट भी बात नहीं करी है टोटल।
हाँ नहीं, वो रिलीफ हो गया। तो अभी यही कह रहे थे होम्योपैथी तो ठीक है ना, अब तो ठीक लग रही है तुमको? अभी यही कह रहे थे। लेकिन सर ये मेरा चला जाएगा थोड़ा बहुत, तो अभी भी पेन है ही। और नहीं चला जाएगा ग्रेजुअली चला जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा सर, हाँ बाकी रिपीटेशन ऑफ डोज नहीं जब आप लगे फिर एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, टूट गई हूँ मैं, हाँ फिर ले लेना, नहीं तो ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है सर मैं कभी कभी एक आध बार वीक में एक टाइम कॉफी पी लूँ तो चलेगा? आप हमेशा पियो ना, एक टाइम क्यों पीते हो, जितनी अच्छी लगे उतनी पियो, हमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा ओके। आपको जो अच्छा, खाना पीना है खाओ पियो मजे करो, आपकी बीमारी खाने पीने वाली नहीं है। ओके सर ठीक है। मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट उस पर डाइट पे भी नहीं आप चलती हूँ। लाइफ को एंजॉय करो, डोंट वरी। ओके सर। सर एक और बात मुझे पूछनी थी, ये मुझे लैकेसिस अभी इन्होंने दी, तो सर उसका न्यूट्रलाइज करने का कोई मतलब नहीं होता? वो हो गई अपने ना, आप हो गई, बस वो आपने दवा दी उससे हो गई? हो गई, खत्म बात। वो दवाई ठीक नहीं थी ना। अच्छा ओके तो वो सर। कुछ करती कराती नहीं है। ये हमारे बहुत सारे मिथ हैं होम्योपैथी के, हाँ जी। जो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ वीडियो में करने की, पर इतने ज्यादा है 99% तो मिथ ही है और कुछ है ही नहीं। अब जब मैं बोलता हूँ मान लो अपने वीडियोज में ये सब बातें, हाँ जी तो ऐसे लगता है कि सिर्फ मैं होम्योपैथी की बुराइयां ही करता हूँ, कुछ अच्छा पॉइंट देखता ही नहीं हूँ। जी। पर मैं क्या करूँ, जब है ही सारा गड़बड़ तो फिर मेरे को बताना तो पड़ेगा ये गड़बड़ है। नहीं सर बताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत एजुकेटेड लोग हैं, तो भी मुझे दवा पकड़ाते हैं उससे पहले मैं 10 बार पूछती हूँ इसमें क्या है, क्यों दे रहे हो, इसकी साइड। हाँ मतलब आपको पब्लिक को अगर आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, चाहे वो बिल्कुल अनएजुकेटेड है या हाईली एजुकेटेड है, पर वो उसको अपना कंसर्न तो होता ही है ना। सही बात। तो डॉक्टर के पास तो उसके अपने रिलीफ के लिए आया, वो डॉक्टर के लिए थोड़ी आया है। हाँ नेचुरली सर, मैं यही तो कह रही थी। मैंने कहा अरे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास नहीं गई, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं होम्योपैथी के भरोसे इतने महीने से बैठी हुई हूँ। हाँ। मैं आज तो अरे आपसे बात करने के बाद आपने दवा दिलवाई, उसके बाद से मैं किचन में चली गई, काम वाम कर आ रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत जल्दी हो गया होगा दवाई का असर। हाँ एकदम असर हुआ सर, एकदम असर हुआ। तो ऐसे चलता है। हाँ सर थैंक यू। तो मैं अभी आपका ये जो आपने हमारा वार्तालाप हुआ है जी, इसमें से मैं आपकी आइडेंटिटी हटा के इसको यूज कर सकता हूँ, आवाज को आपकी दोनों की, जो दोनों। हाँ जी, हाँ आइडेंटिटी रिमूव करके यूज कर सकते हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल यही वर्जन मतलब एज सच आवाज आपकी अपने वीडियो में डालूंगा। जी ठीक है सर, तो इससे सीखने को मिल जाएगा ना लोगों को। हाँ बस हाँ ठीक है सर। फॉलो अप सर। मैं सबकी हटाता हूँ। हाँ बस आइडेंटिटी हटा दीजिए हाँ, सर, फिर आप भेज दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे दूसरा ये पूछना था, रिपीटेशन अब एक मिनट कर लीजिए, मैं देखती हूँ। अच्छा हाँ सर। हाँ जी, कमाल कर दिया सर आपने तो। नहीं मैंने नहीं करा, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मतलब इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ, इतना फास्ट रिलीफ मतलब इम्पॉसिबल है, एलोपैथी में भी नहीं हो सकता है डाइक्लोरॉन देने के बाद। नहीं होता उसमें इतना, तो इंजेक्शन लगा भी दोगे ना वहाँ भी, तब भी इतना जल्दी नहीं होता है। मतलब सर आपने मुंह में दवा डाली ना, और ये 5 मिनट के बाद इससे पैर नीचे रख के बोलती है मैं देखती हूँ। हाँ। और चल रही थी और इसकी शक्ल पे हंसी आ गई, पहले मेरे से लड़ रही थी बेटी। तुम्हारे मतलब कमाल ही हो गया, मतलब इट गोज फॉर समथिंग वेरी बिग, आई वुड से कॉम्प्लीमेंट टू यू। नहीं और आपने डिसकंसल्टेड लिया था ना? हाँ लिया तो वही था। मैं सोच रहा था मेरे दिमाग में नहीं आई, कितनी बार पढ़ते साला डिसकंसल्टेड, लेकिन प्रैक्टिकली यूज नहीं किया उसको। अच्छा चलो वेरी गुड सर। आप मैं दिल्ली होता तो आपके वहाँ पे क्लिनिक पे जरूर आता, आपसे सीखने के लिए। नहीं वो उसके लिए मैंने वीडियो डाल ही रखे हैं ना सब। हाँ नहीं सर, उसमें क्या होता है, एक हर चीज के लिए एक गुरु चाहिए होता है ना, हर चीज के लिए ABCD सीखने के लिए भी चाहिए होता है। ऐसे मैं बात तो आपकी ठीक है, पर वो वीडियो भी मैं इसी ढंग से बना रहा हूँ कि आप लोग सब सीख जाओ। बिल्कुल सर, मैं अपने लिए तो बनाता नहीं ये सब। बिल्कुल सर। आप इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं इस आवाज का यूज करूँ आइडेंटिटी हटा के, क्योंकि उसमें उससे औरों को भी फायदा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं, बट इट वाज मार्वलस एंड रियली थैंक्स। क्योंकि और आपका सिर्फ वही नहीं सर, ये इग्निशिया जो आपने जो दी इसको को तकलीफ हुई, अब इसको रिपीट कब करना है तो मुझे बताइएगा। नहीं रिपीट नहीं करना होता होम्योपैथी में, जब तक पेशेंट को कंफर्टेबल लगता रहता है तो वो इजी होने लगता है, तो फिर दोबारा एक स्टेट आती है मेंटल स्टेट, वो आके जब रुक जाएगी उसकी वो स्टेट, तो वो फिर नई दवाई का इंडिकेशन होगा या इसी का इंडिकेशन होगा रिपीटेशन। तब या तो यही देनी पड़ेगी, अच्छा, या फिर कोई नई दवाई का आगे रुक गया तो फिर वो देनी पड़ेगी, नहीं तो यही देनी पड़ेगी। बिल्कुल 30 भी देनी पड़ सकती है और आगे 200 भी देनी पड़ सकती है। ये सब डिपेंड करता है पेशेंट
ये दवाई Right. का कब तक चला। बिल्कुल जितनी पैथोलॉजी कम होती है हाँ उतना मतलब लंबा इफेक्ट चलता है। करेक्ट जैसे कहना चाहिए वाइटैलिटी स्ट्रांग होगी तो इफेक्ट उतना लंबे समय तक चलता है। लंबा चलेगा हाँ ओके तो इसलिए उम्मीद है कि इतनी जल्दी इसको रिपीट नहीं करनी नहीं पड़ेगी। करना पड़ेगा। दर्द वर्द तो थोड़ा बहुत रहेगा पर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा। मतलब लाइफ ऐसे तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। ट्रू तो वो ये तो नहीं ना हम हर चीज की दवाई खाते हैं। हाँ करेक्ट तो आपका काम चलता रहेगा, आपका माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा, चलता रहेगा। तो दवाई पेन थोड़ा बहुत भी रहेगा तो आप उसके साथ उस पेन के साथ चल पाओगे। बिल्कुल तो उस समय वो दवाई की जरूरत नहीं होती है, वो सेल्फ हीलिंग हो रही होती है। राइट। ठीक है। और इसका फॉलो अप कब दूं मैं आपको? नहीं जब आप फिर दोबारा परेशान हो जब देना है। अभी तो फीस देनी है आपको बस। हाँ फीस तो उसी मैं पूछ रहा था, फीस कितनी जमा करानी है मेरे को सर? ये 500 मिनिमम होता है। वैसे देखो हमारा जो सिस्टम है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ हाँ बाकी आप जैसे मर्जी करें ना, आप मेडिकल डॉक्टर हो इसलिए मैं थोड़ा आपको ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता हूँ। नहीं तो इतनी देर में बात कहाँ करता हूँ लोगों से। हाँ मुझे पता है सर, तो लेकिन मैं थोड़ा डरता हूँ कॉल करने में भी, इसीलिए। नहीं वो ठीक है। वो मैं बना के रखता हूँ ऐसा तो। हाँ तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे 1 महीने का गैप मरीज में आ जाता है हाँ हाँ तो फिर हम वो नया केस कंसीडर करके नॉर्मल हमारा तरीका ये है। हाँ कोई नहीं सर, जब इतना रिलीफ मिल रहा है। और मैं तो बोलता हूँ कि हम होम्योपैथी के डॉक्टर्स ने चार्जेस कम लेकर ही सत्यानाश किया। ये एक बार एंजियोग्राफी कराने जाओ और कुछ कराने जाओ तो हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। एंजियोग्राफी को तो छोड़ो, वैसे ही आपके पास कोई आ जाता है हाँ तो वैसे तो आपकी फीस हमसे ज्यादा होती है नॉर्मली। नहीं होती है, बिल्कुल सर है होती ना। है। 500-700 से तो कम कोई भी नहीं लेता। अगर आप नहीं लेता। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाओ तो 1000 तो बिल्कुल। मिनिमम कंसल्टेशन होता है। 2 मिनट नहीं लगाते वो लोग तो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मैं तो अपने मेरे ना सर स्टूडेंट्स भी आते हैं, जैसे होम्योपैथी कॉलेज में मैं कभी लेक्चर वगैरह लेने भी जाता हूँ। हाँ। कभी कभी मुझे बुलाते हैं तो मतलब इस एज अ मोटिवेशन की एक एलोपैथिक डॉक्टर इतना डेडिकेटेडली होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ। तो उसके लिए मैं कई बार जाता हूँ। तो मतलब स्टूडेंट्स भी आते हैं कई बार सीखने के लिए, बात करने के लिए। और काफी ऐसा नहीं है कि पेशेंट हमारे अच्छे भी बहुत होते हैं। नहीं अच्छे तो होते हैं। अच्छे नहीं होगे तो फिर आप इस पे चल ही नहीं पाते। हाँ बिल्कुल, इतना प्रिसीजन नहीं है सर आपके जितना, लेकिन बिकॉज इतनी होम्योपैथी को बेस से नहीं पढ़ा हम लोगों ने, है ना। लेकिन लास्ट 10-12 साल से तो हम लगी रहे, जूझ ही रहे हैं इसके अंदर। चलो ये डेडिकेशन है, आप सीख जाओगे, कोई बात नहीं। डेडिकेशन हाँ। से आदमी एक्सपर्ट हो जाता है। हाँ इसलिए मैं सबको, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, मैंने कहा कि तुम लोग है ना इतना कम मत चार्ज करना, चार्ज किया करो ढंग से। नो मैं तो अभी वीडियो डाल रहा हूँ। मैं तो अपने वीडियो में भी इतनी छोटी सी सूचना के आधार पर मैंने इसको जो दवाई दी है और आपने देखा उसका कितना जल्दी रिजल्ट आया। तो ये इसलिए संभव होता है कि हम चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर समझते हैं। जो भी पेशेंट के वर्जन हैं उनको पहले से समझ के रखना होता है। यानी रिपर्टरी के अंदर, मैथमेटिका के अंदर जो भी रूब्रिक बनाए गए हैं, दिए गए हैं, उनको पहले सूक्ष्म तक स्तर पर समझना होगा। सारे रूब्रिक्स को एक दवाई के, चाहे उसमें 1000 रूब्रिक हैं चाहे 2000 रूब्रिक हैं, और फिर उनको समझकर कोशिश करनी होती है कि हम एक दूसरे से उनको लिंक करें। जब लिंक हो जाएंगे तो यानी ये रूब्रिक है, इसका क्या मतलब है, और फिर ये मतलब ऐसा है तो फिर दूसरे रूब्रिक से इसका क्या संबंध है, इस तरह से लिंक करेंगे तो पूरी दवाई की एक पर्सनैलिटी निकल के आएगी कि शुरू में जब ये बीमार नहीं था तो किस किस्म का इसकी प्रकृति थी, किस किस्म का इसका स्वभाव था, और धीरे धीरे कौन से ऐसे हालात बने कि जिसके कारण उन हालात में इसने ये प्रतिक्रिया करी। तो उससे सारी पर्सनैलिटी जब समझ आ जाएगी तो आप उसको पूरी दवाई को बजाय 2000 रूब्रिक याद रखने के या रिपर्टरी में ढूंढने के, आप कुछ उसकी एक इमेज बना लोगे दिमाग में, उसकी एक पहचान बना लोगे कि ये इंसान ऐसा होता है और ऐसी स्थिति में इस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा। तो उससे आपकी जो मेडिसिन है वो बहुत ही कम 10-20 सेंटेंस में सिमट जाएगी, और उसकी छोटी सी हरकत से भी आप समझ पाओगे कि ये जो पेशेंट आया है ये रिपर्टरी के कौन से रूब्रिक से या कौन सी मेडिसिन से मिल रहा है। अब ये सूक्ष्मता पाने के लिए
ज़रूरी है कि हमारा जो सोचने का तरीका है, जो हमारा ब्रेन है, वो भी सूक्ष्म तक स्तर तक खुल जाए। खुलने का मतलब होता है कि उसके अंदर सत्य को सोचने समझने की और ग्रहण करने की शक्ति आ जाए। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इंसान को स्पिरिचुअल हो जाए, और स्पिरिचुअल होना तो आपके अपने हाथ में है नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि फिर आप अपनी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो कुंडलिनी शक्ति के जागने के बाद आपको प्राप्त होती हैं, उनको आप प्राप्त करें, जो आसानी से प्राप्त हो जाती हैं कुंडलिनी जागृति के बाद। तो ये असली तरीका है होम्योपैथी को समझने का, क्योंकि हनुमान ने जो कुछ अपनी होम्योपैथी के बारे में लिखा है वो सब आध्यात्मिक है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाके उन्होंने लिखा है। तो इसलिए आम इंसान उसको समझ नहीं पाता है कि वो कहना क्या चाहते हैं, और इसीलिए फिर उन्होंने अपनी अपनी समझ के हिसाब से अपनी अपनी थ्योरी बना ली हैं। तो जो इसीलिए एक होम्योपैथ की बात दूसरे होम्योपैथ से मिलती नहीं है, क्योंकि सबने अपने अपने अनुसार रिलेटिव ट्रुथ लिया है। जितना उसको समझ आया उसने उतना हिस्सा ले लिया, या उसको उस दूसरी दिशा में ले गया। तो ये आपस में तो तालमेल होम्योपैथ की वजह में नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि हम लोग स्पिरिचुअल नहीं है। तो जब स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो सबकी समझ एक जैसी हो जाएगी, यानी सत्य को सब समझ पाएंगे, और फिर दवाई को एक मरीज के लिए सारे होम्योपैथ फिर एक ही दवाई का चुनाव करेंगे। वो राइट होम्योपैथी होती है। तो मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। ये तो मैंने एक सलाह दी है, करेंगे या न करेंगे वो आपकी अपनी चॉइस होती है। अभी आप आगे रूब्रिक समझते हैं। तो पहला रूब्रिक हमने जो लिया है वो है इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग। इसका मतलब है कि जब उसको पेन होता है तब उसको चिड़चिड़ापन आ जाता है। मतलब पेन नहीं होगा तो चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा, तो वो नॉर्मल बिहेव करेगी और अपने काम धंधे जो भी उसको करते हैं करते रहने पड़ेगी। अब जब इंसान को पेन होता है तो वो उसमें रिलीफ चाहता है। पेन चाहे उसके शरीर में हो चाहे उसके दिल में हो, दिल का मतलब भावनात्मक पेन हो, किसी ने कुछ कह दिया, गाली दे दी, कोई चुभने वाली बात कह दी, तो वो पेन होता है, एंग्विश कहलाता है उसको। या उसके फिर मन में हो, भावनाओं में हो, तो किसी तरह का भी पेन जब उसको होता है, पिंच करती है कोई बात, तकलीफ देने वाली स्थिति में आ जाती है वो, तो वो उस समय चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान। तो उस चिड़चिड़ाहट को कुछ लोग तो एक्सप्रेस कर देते हैं किसी भी तरीके से, और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो इग्निशिया का पेशेंट होता है वो इस चिड़चिड़ाहट को बहुत लंबे समय तक एक्सप्रेस करता ही नहीं है। वो सारे हालात को देखता रहता है, रिएक्ट करता रहता है, अपने अंदर उस चीज़ को समाता रहता है, और वो उम्मीद करता है कि लोगों को उसकी चिड़चिड़ाहट दिखे, क्योंकि वो जब खुद औरों की भावनाओं को समझने का पूरा जी जान से कोशिश करता है और उनके लिए कुछ करता है, तो वो ये उम्मीद भी करता है कि लोग भी मेरे लिए करें। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जब किसी को कुछ देते हो तो रिटर्न में कुछ चाहते ज़रूर हो, चाहे वो धन्यवाद हो, चाहे ग्रेटिट्यूड हो, चाहे कुछ भी, चाहे पैसा हो, चाहे मदद हो, या आपकी तारीफ़ों के पुल बांध दे वो, कुछ ना कुछ तो वो आप चाहते हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कहीं भी बदलाव की कोई गुंजाइश होती नहीं है। क्योंकि केवल स्पिरिचुअल होने के बाद ही इंसान अगर किसी का कुछ करता है तो वो चाहता नहीं है रिटर्न में कुछ उससे, वो निर्वाज्य प्रेम होता है। क्योंकि आत्मा जो होती है डिटैच्ड होती है, उसको कुछ लेना नहीं होता, वो सिर्फ देना चाहती है, तो वो फिर स्पिरिचुअल फीलिंग होती है। तो अब ये महिला शुरू से अपना जो काम है इसका, ऑपरेशन करना वगैरह, डिलीवरी कराना, ओपीडी करना, वो सारे काम कर रही है, और होम्योपैथिक पति होने के कारण वो इनको इलाज उनका कर रहे हैं। तो अब जब उम्मीद एक पेशेंट होता है वो आपसे दवाई मांगता है तो उसको
लगता है कि इस दवाई से मुझको रिलीफ आएगा, तो जब रिलीफ नहीं आता तो उसकी रिएक्शन होना स्वाभाविक है। तो इस तरह इसके हस्बैंड ने इसको बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ दी हैं, तो उनसे इसको कुछ रिलीफ नहीं आता है और इसके इतना ज़बरदस्त पेन होता है कि काम करना इसके लिए मुश्किल होता है। तो ये लंबा 1-1.5 महीने से अपनी एलोपैथिक खा नहीं रही है और होम्योपैथ के सहारे है ताकि पति जो दे रहे हैं उससे चल सके। तो ये एक मॉरल फीलिंग उसकी है कि पति की भावनाओं का सम्मान वो करे। तो पर पेन हो तो इसलिए वो उसकी बात लेती चली जाती है, चिड़चिड़ाहट उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। तो ये जब पूरी सीमा से बाहर निकल जाती है, क्योंकि इंसान की एक क्षमता होती है कि वो चीज़ों को बर्दाश्त कर सके, तो वो बर्दाश्त करता रहता है। तो बर्दाश्त करने से उसके ऊपर एक प्रेशर आता है, हमेशा उस जिस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है वो हमेशा प्रेशर क्रिएट करती है। आदमी फिर फ्रीली काम कर नहीं सकता, या तो उस प्रेशर में वो टूट जाएगा या फिर सडनली रिएक्ट बैक करेगा। तो इसलिए पल्सेटिला ये इग्नेशिया धीरे धीरे बर्दाश्त करती रहती है और आखिर में ये टूट जाती है। तो उस टूटी हुई अवस्था में या तो ये बिल्कुल निढाल हो जाएगी या फिर ये बहुत वायलेंटली एग्रेसिव होकर रिएक्ट करेगी। तो लेकिन दोनों ही हालात हैं कि अब मैं इस दर्द को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे आप कुछ भी करो, ना मैं मरीज देखने हैं, ना क्लिनिक देखना है, ना मुझे घर का कोई काम करना है, मैं तो बस अब यहाँ पड़ गई। तो ये जो रिएक्शन है कि अब और नहीं, तो ये है डिसकंसर्टेड फीलिंग। और ये आई किस लिए है? क्योंकि उसके जितने भी एफर्ट उसने लगाए हैं अभी तक फाइट करने के या स्थिति को बियर करने के लिए, उन सभी में उसको सफलता मिली नहीं है और आगे जाके उसको सफलता की कोई उम्मीद भी नहीं है और उसमें अब रिएक्शन देने की, लड़ने की शक्ति भी नहीं बची है। तो इसलिए वो चीज़ों को फाइट करना छोड़ देती है और जैसे कहना चाहिए निढाल हो जाती है, पस्त हो जाती है, पर वो समझौता नहीं करती है। वो उसको ये नहीं लगता कि चलो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। तो वो एक जैसा कहिए डिप्रेशन में जाना, लो फील हो जाना, फाइट ना करने की ताकत ना बचना, ये डिस्कंसर्टेड की फीलिंग होती है जो इसने अभी दिखाई है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, लेट जाऊँगी, बैठ जाऊँगी। एक से सब उसने छोड़ दिया, फेंक दिया उठा के, क्या मेरे बस का और ज़्यादा बर्दाश्त करना नहीं है, अब मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, काम करना है करो, मरीज देखने देखो, खाना बनना है बने ना बने, मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मेरे बस का नहीं है। तो बस का नहीं है फाइट करना, ये डिस्कंसर्टेड फीलिंग होती है। तो ये 2 रूब्रिक मैंने अभी आपको एक साथ समझा दिए हैं, पेन, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग एंड डिस्कंसर्टेड। तो तीसरा जो रूब्रिक है वो है इरिटेबिलिटी हेडेक ड्यूरिंग। तो हेडेक को समझना होता है जबकि इसको हेडेक नहीं हो रहा है। अगर हम लिटरल सेंस में देखें तो इसको हेडेक नहीं है, बल्कि इसके पैर में दर्द है, इनको फेशियाइटिस है। जो पैर फीट हैं, फीट उनमें बहुत सीवियर पेन है, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, चला नहीं जाता, इतना सीवियर पेन काफ़ी लंबे समय से है। तो फिर हमने इसको हेडेक क्यों लिया? तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हेडेक, ये जो हेडेक है ये हेड वाले चैप्टर में डॉक्टर केंट ने नहीं दिया है, ये माइंड वाले चैप्टर में हेडेक डाला है। तो हेडेक फिर ये मेंटल हेडेक है, ना कि फिजिकल सर दर्द है ये। तो हेडेक क्या होता है उसको समझना है। तो हेडेक का मतलब तो सीधा है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। तो अब सर दर्द होता क्या है सूक्ष्म रूप से, हम किस चीज़ को सर दर्द कहते हैं? अगर आप खुद अपने लाइफ को देखें तो उससे चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं और आपने उसमें ताकत लगाई, जो भी अपने एफर्ट थे वो लगाए, उम्मीद थी कि इतने एफर्ट लगाने के बाद ये काम ठीक हो जाएगा, पर वो हुआ नहीं, बिल्कुल भी उसमें कुछ अंतर नहीं आया, वो आपके लिए एक मुसीबत बना रहा, पर आपको उसको करना ज़रूरी है। तो आपने फिर और किसी ढंग से एफर्ट लगाए और भी नया एंगल ढूंढा उसको ठीक करने के लिए,
तो उससे भी नहीं हुआ। तो यानी जब नया एंगल लगाएंगे तो पहले के मुकाबले में जो एफर्ट थे, अब आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं, तो आपने अपनी शक्ति को और ड्रेन आउट कर लिया है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी है उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। और वो इमोशनली नहीं सॉल्व होता है कभी भी, उसके लिए कुछ आपको सोचना पड़ता है और कुछ फिर फिजिकल करना पड़ता है। तो ये सोचना और फिजिकल ये ब्रेन से होता है, ब्रेन हेड में होता है। तो इसलिए जब हम सोचेंगे तो उसका दबाव दिल पे नहीं दिमाग पे पड़ेगा, तो वो एक फिर हमारे लिए सर दर्द बन जाता है। जब एक काम करते करते हमारे सारे एफर्ट करने के बावजूद भी वो नहीं हो रहा होता, तो हम खुद ही अपनी बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि अरे ये तो मेरी जान को सर दर्द बन गया है, ये सर दर्द कहाँ से लग गया है मेरी जान को, ऐसे बोलते हैं। या जैसे आप समझिए कोई आपके पास आपका जानकार है या जानकार नहीं भी है, वो आपके पास आके बैठ जाता है और आपको फिर वो डिस्टर्ब करता है, अपनी बातें करता है। आप चाहते हैं कि भागे ये, चले मैं अपना काम करूं, या और भी, या उसकी और बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, किसी भी वजह से आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको हटाना चाहते हैं। तो आप हो सकता है कुछ देर उसकी बातों को सुने, कुछ देर टॉलरेट करें उसको, पर वो जो टॉलरेट कर रहे हैं, जो सहन रहे हैं बिना रिएक्शन करे, वो दिमाग पे आपके बोझा डाल रहा है, अंदर से इरिटेट कर रहा है, लग रहा है कि ये भागे तो मत जाओ। तो वो जो उसका परसिस्टिंग बैठना है या परसिस्टिंग आपके पास आते रहना है, या ऐसा बंदा जिसको आप पसंद नहीं करते, ऐसी स्थिति जिसको आप पसंद नहीं करते, वो बार बार आपके ऊपर आती है और बार बार आपको अपना दिमाग खपाना पड़ता है कि कैसे मैं इससे अपनी जान छुड़ाऊं। तो वो जो स्थिति बनती है वो आपके लिए हेडेक है। तो इसलिए जब भी उस स्थिति को आते हुए आप देखेंगे, तभी आपका मन एकदम उसको देखते ही आपका मूड खराब हो जाएगा, ये क्या है। तो इसलिए उसको हम हेडेक कहेंगे, और मूड खराब होना उसको देखते ही आपकी भाषा बदल जाएगी। तो चाहे आप उसको आराम से कहें या ना कहें, तो वो चिड़चिड़ापन है। तो इसलिए उसको हमने लिया है हेडेक ड्यूरिंग। अब ये कब होता है? अब या तो अगर कोई आ रहा है आप उसको ज़बरदस्ती उसको भगा सकते हो, तो आप रूड हो तो आराम से आप उसको बोल के भगा दोगे। तो लेकिन अगर नहीं भगा पाओगे तो फिर वो जो मन में मॉरली अगर आप हो, सिविलाइज्ड हो, तो फिर आप उसको भगा नहीं पाओगे। जो मन में प्रेशर बनेगा वो हेडेक है। तो इसलिए हम लोगों को शब्दों की व्याख्या उनके ग्रॉस फॉर्म में हेडेक को हेडेक की तरह ही नहीं लेना होता है, उसको सटल फॉर्म में जाके मेंटल माइंड का जो चैप्टर है, माइंड के लेवल पे जाके उसको समझना होता है। माइंड मीन्स एनर्जी लेवल पे, ना कि ग्रॉस हेड जो सिर है हमारा देखने में दिखता है। पर ये जो माइंड का हेड है ये हमें दिखता नहीं है, ये हमारे शब्दों में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, रोज करते हैं। यानी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इस हेड को समझता है, पर कॉन्शियसली जब हम बात करते हैं तो फिर नहीं समझता है। तो इसलिए पहले से ही इन शब्दों को आप डिक्शनरी में देख के, अपनी डे टू डे लैंग्वेज में देख यूज कैसे कर रहे हैं उसको समझ के, पेपर पे लिख के, बार बार एनालाइज करके उसको समझ सकते हैं कि भाई हेडेक जो होता है उसका ये मतलब होता है। तो फिर उस स्थिति का पेशेंट आपको आएगा तो आप उसको समझ जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको ये लिया है। अब ये तीनों रूब्रिक इसकी एक छोटी सी रिएक्शंस में सारे आ रहे हैं। तो इसमें एम्बिटर्ड नहीं है, चिड़चिड़ ऐसे कुछ किसी के प्रति खुंदक नहीं है, बस ये है कि अब बस मेरे से हो गया, अब इतना तकलीफ मेरे उससे और नहीं बर्दाश्त होती, मतलब कैपेसिटी नहीं है उसमें और ज़्यादा चीज़ों को बियर करने की। तो इसलिए हमने इसको ये 3 रूब्रिक लिए थे। वैसे तो इसकी भाषा जो थी, और इसने जो एक लगा कि इसने सब कुछ अपना क्लिनिक काम धंधा सब फेंक के मारा मुँह पे, चलो तुम जाओ, मेरे बस का नहीं, बाढ़ में जाओ सब लोग। तो ये जो रिएक्शन है ये इग्नेशिया की होती है उस पेनफुल स्थिति में, जब उसका अंदर तक मन तकलीफ से भर जाता है, चाहे वो किसी के बिहेवियर की वजह से भरे, चाहे फिर शारीरिक परेशानी की वजह से भरे, या कुछ और हालात हों उसकी वजह से भरे, तो फिर वो टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं होती है, फिर वो डिफाइंट होती है। तो इसमें और भी बहुत सारे रूब्रिक है, मैं अभी आपको वो भी लिख के बताऊंगा। जो इसमें और रूब्रिक ऐड हुए हैं वो हैं अडल्टरस, डिफाइंट,
डेलीरियम, क्राइंग विद हेल्प फॉर, ये 3 रूब्रिक इसके अंदर ऐड हुए हैं। तो अडल्ट्रस को हम लोग समझते हैं। तो अडल्ट्रस जो हमारी सामान्य भाषा में हम यूज़ करते हैं, एक तो मिलावटी, लेकिन दूसरा जो इसका इस्तेमाल होता है वो वहाँ कि जब एक अपने जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने पति या पत्नी के को छोड़कर किसी दूसरे की तरफ आकर्षित होना उधर, या उसके साथ सेक्स करना, तो उसको हम अडल्ट्री कहते हैं। तो उसमें मिलावट का भाव हुआ। कैसे? क्योंकि जो शादी का एक रिश्ता है उसको कहा जाता है शास्त्रों में कि आपको एक पत्नी व्रत या एक पति धर्म का पालन करना है। ये हमारे हिंदू धर्म में या मानवीय धर्म का गुण है। ये मानवीय धर्म है। ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। तो मुस्लिम भी अगर 5 मैरिजेस करते हैं तो वो कोई बहुत धार्मिक काम नहीं होता है, वो भी एक किस्म की अडल्ट्री ही होती है। पॉलीगैमी या थॉट्स ऑफ पॉलीगैमी इज एन अडल्ट्री। तो अब जो उस शुद्धता में अगर मिलावट की जाए किसी भी और चीज़ की तो वो अडल्ट्री कहलाएगी, उसको अडल्ट्रस बिहेवियर हम कहेंगे। तो अब ये जो महिला है ये एलोपैथिक डॉक्टर है, इसके पति भी एलोपैथिक डॉक्टर हैं और ये होम्योपैथी के, इसके पति होम्योपैथी के फॉलोअर हैं, ये नहीं है, ये अपनी एलोपैथिक प्रैक्टिस करती हैं। तो अब जब दर्द होता है तो ये अपनी एलोपैथिक भी खाती हैं और अभी एलोपैथिक से जब इनको रिलीफ नहीं हुआ था तो ये हस्बैंड के द्वारा दी गई होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी दिनों से खा रही थी, पर इसको कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ 2 ही चीज़ों का सवाल आता है कि मुझको आखिर इंसान अडल्ट्री क्यों करता है? उसके पीछे लालच होता है, मोस्टली तो लालच होता है, कुछ अपनी वीकनेस है उसके अंदर, कमजोरी है ये, जो जिसको चरित्रवान कहा जाता है वो अडल्ट्रस नहीं होता है। तो जो एक पत्नी व्रत होते हैं, एक पति व्रत होती हैं, तो उसको कभी भी अडल्ट्रस नहीं कहा जाता है। तो हम दूसरों के प्रति जो आकर्षित होते हैं वो अपने लालच की वजह से, वासना की वजह से, तो इसका मतलब है कि जो प्योरिटी ऑफ रिलेशन था वो हमने दूषित कर दिया, खराब कर दिया। तो उसमें पवित्रता में अपने लालचपन की मिलावट कर दी है, तो इसलिए उसको अडल्ट्री कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो इसकी भावना है चीज़ों को लेने की, एलोपैथी तो एलोपैथिक दवाई लेनी चाहिए, अब हस्बैंड ले रहे तो हस्बैंड के द्वारा दी गई होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए, पर ये कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती है। इसको तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि मुझको किसी तरह से आराम आए। तो ये अपनी जो दर्द को ना सहने की शक्ति इसमें आ गई है, मतलब वीकनेस जो आ गई है दर्द को ना सहने की, उसके कारण ये बाय हुक एंड क्रुक तो मुझको चाहिए, ये अंदर से चीख रही है, आत्मा जैसे कहना चाहिए ना, चीख रही है। वो स्ट्रेंथ इसमें नहीं है कि उस पेन को ये बियर कर सके, इसलिए अब इसको कुछ चाहिए। तो एक तीसरा रूब्रिक हमने लिया है डेलीरियम, क्राइंग फॉर हेल्प। तो मतलब मुझको तो चाहिए चाहिए चाहिए, मेरी मदद को, मैं मर रही हूँ, मैं जर रही हूँ, मेरे को समझो, मुझको कुछ दो ताकि मैं इससे बियर कर सकूँ या इससे बच सकूँ। तो ये सारे रूब्रिक एक साथ मिलके चलते हैं। तो इस चीज़ को लेके वो अडल्ट्री कर रही है कि उसको किसी भी तरह, किसी भी ढंग से, चाहे वो दवाई से आए, चाहे होम्योपैथिक से आए, चाहे एलोपैथिक से आए, चाहे रेस्ट करने से आए, उसको इस वक्त आराम की ज़रूरत है, आराम चाहिए। वो कोई भी मॉरल प्रिंसिपल लागू करना नहीं चाहती। तो इग्नेशिया का जो रोगी होता है, जो इंसान होता है, वो चीज़ों को मॉरली बहुत लंबे समय तक झेलता है, जब तक उससे झेला जाता है, जब तक तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब एक स्टेज आती है जब उसकी सीमा, बर्दाश्त करने की सीमा से ज़्यादा पावरफुल हालात हैं, ज़्यादा एडवर्स हालात हैं, तब वो इन हालात से फिर लड़ना नहीं चाहती हो, इन हालात से फिर वो हथियार डाल देती है और फिर वो अपने रास्ते पे चलती है। जैसा भी है ठीक है, अब चाहे उसको अडल्ट्री करनी पड़े, चाहे किसी के खिलाफ वायलेंस करनी पड़े, कुछ भी, या लिबर्टिनिज्म करना पड़े, एनीथिंग, फिर ये सारा मॉरल उसका पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। फिर तो उसको किसी तरह से भी अपना
और अपना सर्वाइवल चाहिए, अपनी इच्छा पूर्ति चाहिए। बाढ़ में जाओ, सारा मॉरल बाढ़ में जाए, परिवार बाढ़ में जाए, रिश्ते। पर यहाँ एक सवाल उठता है, जब ये सब ऐसा करती है, ऐसे स्टेप लेती है, तो उसको पीछे से ये पूरी तरह से आज़ाद नहीं होती है। रिएक्शंस तो उसने कर लिए, लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि ये मैं गलत कर रही हूँ। पर गलत कर रही हूँ करना अब मजबूरी है, क्योंकि दूसरी साइड तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, तो मुझे भी दूसरी साइड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ इसका सवाल आता है कि वाओ डेल्यूजन, शी इज ब्रेकिंग हर वाओ। अपनी प्रतिज्ञा अब तोड़ रही है, जो उसने प्योरिटी और मॉरल पे चलने की प्रतिज्ञा ली थी, तो वो तोड़ रही है। तो लेकिन बाद में ये तोड़ ही देती है और मैरिज को डिसॉल्व कर ही देती है। मैरिज मतलब डेल्यूजन, मैरिज, शी इज मैरिड का मतलब ही ये था कि वो इस हालात से बंधी हुई है। पर इस केस में ये इतना ज़्यादा डीप नहीं है, पर मैं आपको एक फील समझा रहा हूँ कि इग्निशिया के जो रोगी होते हैं वो किस हद तक, इंसान किस हद तक जा सकता है। तो हम छोटी सी भावना को लेके उसमें हजारों रूब्रिक बन जाते हैं एक दो सेंटेंस में ही, पर उनका जो टोटल फील होता है वो पूरी रेमेडी की पर्सनैलिटी को दिखाता है। उसको देखना होता है हमको। तो ये जितने भी रूब्रिक हैं, एक मेडिसिन में 1000 हैं, 1500 हैं, 2000 हैं, बहुत बहुत सारे रूब्रिक होते हैं माइंड सेक्शन में ही। तो उनको एक जर्नी होती है एक अच्छी स्टेट से नेगेटिव स्टेट जाने की। तो आपको उन सबको लिंक करना है कि पहले कैसे होगा, जैसे जैसे हालात बदलते जाएंगे तो फिर वो किस स्टेट में जा सकता है या चला जाता है। तो अब ये सारी जर्नी अगर आपको याद होगी तो पेशेंट किसी भी अवस्था में आएगा तो फिर आप उसको आसानी से समझ पाओगे। तो इस तरह मैं समझता हूँ। हालांकि ये आधा मिनट का भी केस नहीं है, पर मेरे को वीडियो बना के आपको समझाने में इसको पूरा पौना घंटा खर्च हो गया है। फिर भी आपको वो फील मैं नहीं दे पाऊँगा कभी भी, या कोई भी ऑथर दे नहीं सकता कि जो वो अपने दिल में महसूस कर रहा है, क्योंकि भावनाओं को आप शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। जो इंटेलिजेंस है, जो माइंड के लेवल पे चीज़ें जाती हैं, वो फिर वो शब्दों में व्यक्त हो सकती हैं। जैसे, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसमें जो वाणी है, हमारी वाणी यानी वॉइस, उसका साउंड जो होती है उसका ओरिजिन हमारी नाभि में से होता है। और जितने भी संदेश गॉड के द्वारा दिए जाते हैं हमारे को, वो हमारे नाभि चक्र में दिए जाते हैं, ना कि हमारे ब्रेन में दिए जाते हैं। तो जब उनको हमें एक्सप्रेस करना होता है, बोलना होता है, तो वो फिर हमारे सेंट्रल चैनल से उठता हुआ, और जब टंग के द्वारा, जिसको हम वैखरी बोलते हैं, तो वो फिर साउंड के रूप में बाहर आता है। लेकिन जो हमारी भावनाएं होती हैं वो हमारे हार्ट में होती हैं, और गॉड इज आल्सो लिव्स इन आवर हार्ट। जो धड़कन है हमारी हृदय में जो चल रही है, वो शिव और पार्वती की वजह से चल रही है, जिसको इस शक्ति का बिल्कुल देवों के देव महादेव कहा जाता है। तो उनमें भावनाएं होती हैं, तो उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली। तो अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे मन में, मेरे दिल में जो भी समझ के चला है, उसको मैं वाणी के द्वारा आपको एक्सप्रेस करके बता सकूं। तो यानी मैं अपने इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि और अपने हृदय में जो चीज़ें हैं उनको मिला के आपको एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, जो ये सब लोग करते हैं। इंसान, हर इंसान यही करता है। तो पर वो दोनों का मिक्सिंग पूरी तरह संभव नहीं हो पाता है। इसलिए दुनिया का कोई भी ऑथर आपको जो उसके मन में है एग्जैक्टली वो आपको नहीं दे सकता। तो फिर वो जो दे रहा है वो हिंट दे रहा है, तो उसको आपको खुद अपने परिवेश में, अपने हालात के हिसाब से समझना होगा कि वो आखिर क्या कहना चाहता है। और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स आप करोगे उससे संबंधित, तो फिर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक मैं इस केस के साथ न्याय कर पाया होऊंगा। आगे भी कोशिश करेंगे और नए नए केस आपके लिए देने की। धन्यवाद।